जय हिंद एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग इस दूसरे हमारे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के सत्र में टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेख के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही संशोधित लेख है और अमेरिका एम्बेसडर टू इंडिया केनेथ ओस्टर के द्वारा लिखा गया है। यानी कि बहुत ही संशोधन से भरपूर है, इतना भरपूर है कि हमें हमारे जो है इस ब्लूप्रिंट के सहारे चलने की आवश्यकता ही नहीं रही। हम लोग मात्र और मात्र निष्कर्ष के बारे में देखेंगे इस सत्र में, और इस निष्कर्ष के साथ साथ हम लोग इस लेख में दी गई जो अति महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो अति महत्वपूर्ण बातें हैं यही अपने आप में एक संशोधन है, जो कि हमारी मुख्य परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, प्लस हमारी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के संदर्भ में भी हमें बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। यह लेखक ने यूएस इंडिया के जो स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है उसके बारे में देखा है, प्लस इसमें आगे क्या पोटेंशियल्स है उसकी भी चर्चा की है, और कई सारे क्षेत्र है जिसमें यूएस और भारत का अभूतपूर्व सहयोग है आज के दिन, उसके बारे में भी यहाँ चर्चा की है। कई सारी माहितियाँ हमें इस लेखक के द्वारा मिलती है, जिसका जिक्र हम लोग आगे के इस सेशन में करेंगे। परीक्षा संबंधी यह लेख को अगर हमें लिंक करना है हमारे सब्जेक्ट के साथ, तो हम उसको GS2 के साथ लिंक कर सकते हैं। GS2 के साथ, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी पर्टिकुलरली बायलैटरल टाइज, बायलैटरल यानी कि द्विपक्षीय संबंध, दो देशों के बीच में जो संबंध बना है उसके बारे में बात करता है। यहाँ मात्र और मात्र यूएस और भारत का संबंध के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लेख की शुरुआत करेंगे अपने ढंग से। पहले लेख की तस्वीर देखेंगे, फिर उसके बाद निष्कर्ष देखेंगे, और फिर बाद में जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको लेखक ने यहाँ हमारे सामने रखा है उसका भी जिक्र करेंगे। तो देखेंगे तस्वीर। देखिए, यह पूरा लेख है और इसकी तस्वीर है जो कि केनेथ जस्टर के द्वारा लिखी गई है, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया है। ठीक है, तो इन्होंने भारत और यूएस के बीच का जो संबंध है उसको उजागर करने का प्रयास किया है, हमारे समक्ष रखने का प्रयास किया है। जिस प्रयास का उपयोग हम लोग आज हमारे इस एकेडमिक कार्य के लिए करने वाले हैं, अध्यापन के कार्य के लिए करने वाले हैं। तो देखिए, निष्कर्ष में तो ऐसा है, जैसे मैंने आपको बताया, दो तीन मुद्दे हमें देखने हैं कि सर्वप्रथम भारत और यूएस का जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है उसकी यहाँ वकालत की गई है, इसकी यहाँ एडवोकेसी की गई है। भारत यूएस रिलेशन कहा गया है कि यह स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मजबूत है, और पिछले 2 दशक से इसमें सुधार हो रहे हैं, यानी कि ये और मजबूत होते जा रहे हैं, जिसका कई कारण है। जिसमें एक कारण चाइना का प्रभाव है, चाइना का बढ़ता प्रभाव है, दूसरा कारण है पेंडेमिक महामारी, तो कई कारण है। मगर ओवरऑल अगर हम देखें तो पिछले 2 दशक से भारत और यूएस के बीच का जो संबंध है उसमें जो हमें ग्राफ मिल रहा है वो पॉजिटिव ग्राफ मिल रहा है, वो ऊपर की तरफ जाने वाला ग्राफ मिल रहा है, यानी कि एक प्रकार का सुधार देखने को मिलता है। हालांकि यह सुधार पिछले 2-2.5 दशक से ही मिलता है। जैसे हमें मालूम है कि सिंस अवर इंडिपेंडेंस वी वर नॉट हैविंग स्मूथ रिलेशन विथ अमेरिका। इन फैक्ट अमेरिका was providing assistance to Pakistan. अमेरिका was putting pressure on India in each and every front, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, सभी फ्रंट के ऊपर अमेरिका का भरपूर दबाव था भारत के ऊपर। मगर जैसे जैसे वैश्विक जियोपॉलिटिक्स में, जैसे जैसे वैश्विक आप कह लीजिए भू राजनीति में फेरफार आते गए, जैसे जैसे चाइना का प्रभाव बढ़ता गया, जैसे चाइना से अमेरिका को खतरा बढ़ता गया, वैसे वैसे अमेरिका जो है वो भारत के करीब आता गया। और स्पेसिफिकली आफ्टर द कोल्ड वॉर, आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, यानी कि 1991 के दशक से, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन के जो है विघटन के बाद, जब सोवियत यूनियन थोड़ा दुर्बल बना और भारत को भी एक अच्छे दोस्त की जरूरत थी, भारत का जो अच्छा दोस्त था वो अब दुर्बल बन गया है, यानी कि सोवियत यूनियन जो है वो अब दुर्बल बन गया है और कई सारे खंडों में विभाजित हो गया, तो भारत को भी ज़रूरत थी। और साथ ही में, जैसे मैंने आपको कुछ कारण आपके सामने रखे, चाइना का बढ़ता प्रभाव है, या भारत एक जो है बड़ी बाजार है, या भारत में भी कुछ जो है सक्षमता है, तो इन कारणों की वजह से अमेरिका जो है वो भारत के और करीब आता रहा। और पिछले 2.5 दशक में
ये करीबी जो है वो एक नई पीक पर है। ये करीबी दोनों देशों के बीच में अधिक ही बढ़ गई है, जो कि भारत के लिए भी वर्तमान परिस्थिति के अनुसार एक अच्छी बाबत है, सकारात्मक बाबत है, और अमेरिका के लिए भी ये एक सकारात्मक बाबत है, क्योंकि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में अगर चाइना को टैकल करना है, चाइनीज नीतियों को टैकल करना है, तो अमेरिका को भारत जैसे बड़े देश का साथ होना अनिवार्य है। भारत के साथ बिना अमेरिका जो है ये पूरे क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकता। तो कई सारे कारण हैं, मगर above all these reasons, India and US are in a proximity today. भारत और अमेरिका आज करीबी देश माने जाते हैं। तो ये पूरा निष्कर्ष है लेख का। फिर आगे लेख में लेखक ने कितने क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के बीच में सहयोग है, अच्छा सहयोग है, उसका भी जिक्र किया है, जिसका हमने यहाँ एक चार्ट के रूप में आपके सामने प्रेजेंट करना उचित समझा। तो इसीलिए यह पूरे लेख को हमने चार्ट के रूप में ही तब्दील कर दिया है, उसको रूपांतरित कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ चार्ट। और हम लोग समझेंगे एक एक मुद्दे, एक एक क्षेत्र के मुद्दे समझेंगे कि कहाँ कहाँ भारत और अमेरिका आज करीबी जो है स्थान में है, करीब माने जाते हैं। तो देखेंगे लेख की महत्वपूर्ण बातें अगर देखें तो सबसे प्रथम तो देखिए लेखक ने कई सारे मुद्दों पर बात की है, और लेखक ने शुरुआत अपनी बात की यहाँ से की है कि आज विश्व में जो भारत और अमेरिका का संबंध है, ऐसा विश्व में कहीं नहीं है। विश्व के किसी भी देश इतना करीब नहीं है जितने आज यूएस और अमेरिका है। तो ये एक प्रकार के अभूतपूर्व द्विपक्षीय संबंध है दोनों देशों के बीच में। तो ये प्रथम मुद्दा लेखक ने हमारे समक्ष रखा, यूएस इंडिया टाइज अभूतपूर्व। प्लस यहां लेखक ने क्या बोला कि अमेरिका को और भारत को फायदा है दोनों के द्विपक्षीय संबंधों के चलते, मगर यह फायदा पूरे विश्व के लोगों को मिलने वाला है, पूरे विश्व की जनता को मिलने वाला है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि वैसे हम देखें तो वेस्ट में, पश्चिम में यूएस एक बड़ा प्रभावी देश है, और ऐसे ही एशिया में, स्पेसिफिकली साउथ एशिया में भारत जो है वो भी एक बड़ा प्रभावी देश है, बड़ा पोटेंशियल देश है, पोटेंशियल पूर्ण देश है, सक्षमता पूर्ण हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो लेखक ने यहाँ ये बात भी हमारे सामने रखी। दोनों देश बड़े हैं अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने क्षेत्र में, और आगे भी भारत और अमेरिका की जो जुगलबंदी है, यानी कि इन दोनों का जो नेक्सस है, वो पूरे प्रदेश को, पूरे विश्व को लाभ देने वाला है। ये दो देशों को तो देगा ही, मगर उसके साथ साथ अन्य देशों को भी लाभ मिलने वाला है। ये बात तय है, ये बात निश्चित है। तो ऐसी पार्टनरशिप्स को दोनों पक्षों से प्रोत्साहन मिलना चाहिए, चाहे वो भारतीय पक्ष हो, चाहे वो अमेरिकी पक्ष हो, दोनों पक्षों से प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इस पूरे संबंध में वृद्धि होनी चाहिए, ऐसा लेखक का निजी मानना है। तो ये बात रही लेख की महत्वपूर्ण बात है। अब आगे लेखक ने सेक्टर्स एक्सप्लोर किए कि कौन कौन से सेक्टर्स में भारत और यूएस के बीच में संबंध है। और लेखक ने यहाँ एक बात ये भी महत्वपूर्ण कही है कि आज विश्व में भारत और यूएस के बीच में जिन जिन क्षेत्रों पर काम हो रहे हैं, इतने क्षेत्रों पर अन्य कोई देशों के बीच में काम नहीं हो रहे, अन्य कोई देशों के बीच में सहयोग नहीं मिल रहा है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। भारत और यूएस के बीच में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके ऊपर दोनों के बीच सहयोग ना हो, दोनों एक होकर उस क्षेत्र के ऊपर काम ना कर रहे हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो कल्चरल टाइज हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो हेल्थ हो, कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, भारत और यूएस जो है वो उसमें बहुत ही अति उम्दा तरीके से काम कर रहे हैं, अति नजदीकी से, बारीकी से काम कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, लेखक ने इस बात को भी सराहना है। अब जैसे मैंने बोला कि लेखक ने क्षेत्र के अनुसार अपनी बात रखी है, तो यहाँ हमने उसको चार्ट के फॉर्म में ही आपके सामने रखना ठीक समझा। तो इसीलिए हमने यहाँ उसका चार्ट पूरा बना दिया है हमारी रिसर्च टीम ने, ताकि हमारे अध्ययन के लिए जो है ये हमें फायदेमंद साबित हो सके। देखिए यहाँ कुल 5 क्षेत्रों में, 5 मोटे क्षेत्रों में भारत और यूएस के संबंध को विभाजित कर दिया गया। वैसे तो कई सारे क्षेत्र हैं, मगर यहाँ हम लोग 5 मोटे क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, और उनसे जुड़े कुछ अन्य पहलू, महत्वपूर्ण पहलू है, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे, जिसके तहत हम लोग पहले थरली यह चार्ट पूरा देख लेंगे, फिर बाद में एक के बाद एक यह क्षेत्रों को एक्सप्लोर करेंगे, उसकी जो डिटेल्स है उसमें अंदर उतरेंगे। तो एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, यहाँ मैं यूएस इंडिया लिख देता हूँ।
ताकि हमें समझने में सरलता हो। तो सबसे प्रथम इंडो पैसिफिक रीजियन कोऑपरेशन, उसके बाद डिफेंस सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, उसके बाद इकोनॉमिक स्फीयर, बाद में एनर्जी स्फीयर और बाद में हेल्थ एंड बायोमेडिसिन, जो कि आज के समय की एक अनिवार्य मांग है। क्योंकि आज हमें मालूम है कि महामारी ने पूरे विश्व के अर्थतंत्र को जो है रोक दिया है। तो ऐसे समय में, ऐसे संजोग में हेल्थ और बायोमेडिसिन में द्विपक्षीय सहयोग होना बहुत जरूरी है, ताकि आगे भी हम लोग ऐसे महामारियों का प्रबंधन अच्छी तरीके से कर सके, महामारी को रोक सके, या उसकी जो बुरी असर है उसको हमारे अर्थतंत्र के पड़ने से ऊपर रोक सके, या उसकी बुरी असर है उसको हमारे अर्थतंत्र के ऊपर पड़ने से रोक सके। ठीक है, तो यहाँ पांचवा जो सेक्टर है वो रहा हेल्थ और बायोमेडिसिन का। अब वी विल सी वन बाय वन। हम लोग शुरू करेंगे इंडो पैसिफिक रीजन कोऑपरेशन से, जिसके तहत सबसे प्रथम नाम जो आता है वो देश आता है चाइना। चाइना की विस्तारवादी नीति, फिर चाइना का व्यापार में प्रभाव, इत्यादि चीजों से यूएस जो है वो परेशान है। और अब पैसिफिक रीजन में चाइना के प्रभाव को कम करने के लिए, यूएस के प्रभाव को बनाए रखने के लिए या थोड़ा बढ़ाने के लिए अमेरिका को अनिवार्यतः भारत की जो भागीदारी है, भारत का सहयोग जो है वो चाहिए। और इसी के तहत भारत और यूएस जो है वे करीब आ गए। फिर हम लोग लाइक माइंडेड नेशंस को खोजना शुरू किए कि कौन हमारे जैसा जो है सोचता है। तो हमने देखा कि जापान जो है वो भी चाइना की नीतियों से परेशान है, चाइना के विस्तारवाद से, चाइना के प्रभाव से परेशान है। फिर हमने देखा ऑस्ट्रेलिया भी इनमें से एक देश है जिसके ऊपर चाइना हावी हो रहा है। तो हम लोगों ने एक संगठन बनाया जिसके तहत एक जय नामक संगठन आया और एक आया क्वाड। जय की 2 मीटिंगें हुई थी 17-18 में, और क्वाड की भी जो है 2 बैठकें हो चुकी है 19-20 में। ठीक है, जय यानी कि जापान, अमेरिका, इंडिया, ये हमें मालूम है, और क्वाड यानी कि इन तीनों के +1, और वो रहेगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब लाइक माइंडेड नेशन है जिनके कॉमन इंटरेस्ट्स है, कॉमन क्वेश्चंस है, कॉमन प्रॉब्लम्स है। तो हम लोग एक प्रकार का संगठनात्मक जो है ढांचा तैयार करने लगे ताकि चाइना और उसकी नीतियों को टैकल किया जाए, चाइना की नीतियों को हराया जाए। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और ट्रंप के अनुशासन ने यह पैसिफिक रीजन के ऊपर भी ज्यादा भार दिया है, वो हमें मालूम है, क्योंकि ट्रंप 100% चीन विरोधी है। वो चीन को किसी भी क्षेत्र में देखना नहीं चाहता, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो एनर्जी हो, हेल्थ हो, कोई भी क्षेत्र हो। ठीक है, तो उसने पैसिफिक के ऊपर भार दिया, और पैसिफिक में पूरे प्रदेश में जो कोई सरदार के तौर पर अमेरिका को काम आ सकता है वो है भारत। तो इसीलिए उसने भारत को चुना इस पूरी नीति को अमली बनाने के लिए। भारत जो है वो एक अहम भूमिका निभाएगा, वो अमेरिका भी जानता है, अमेरिका का राष्ट्र प्रमुख भी जानता है, और ये राष्ट्र वर्तमान नहीं, कोई भी राष्ट्र प्रमुख हो ये बात जानते हैं, ये बात को वो इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसी के तहत पहला रहा इंडो पैसिफिक रीजनल कोऑपरेशन या रीजन कोऑपरेशन। दूसरा डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। यस, इंडिया हैज अ वेरी क्लोज टाई विथ यूएस इन कॉन्टेक्स्ट टू डिफेंस। अगर डिफेंस में जितनी यूएस और इंडिया के बीच में करीबी है, अगर उतनी इकोनॉमिक स्फीयर में आ जाए तो भारत की कायापलट हो सकती है, भारत का अर्थतंत्र बदल सकता है। ठीक है, इतना करीबी से हम और अमेरिका सुरक्षा सहयोग कर रहे हैं, डिफेंस कोऑपरेशन कर रहे हैं। और जिसको नई ऊंचाई मिली सितंबर 2018 में, सितंबर 2018 में, जब 2+2 मिनिस्टरियल डायलॉग की शुरुआत हुई। डिफेंस मिनिस्टर लेवल के इस वार्तालाप की शुरुआत हुई 2018 से। आज तक 3 राउंड हमने खत्म कर लिए हैं, 3 बैठक खत्म कर लिए हैं, जिसमें बहुत ही अति महत्वपूर्ण समझौतियों पर हस्ताक्षर हुए, समझौतियों पर दोनों देशों के बीच में सहयोग प्रस्थापित हुआ है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है।
प्लस हमने देखा कि मिलिट्री एक्सरसाइज में भी भारत और अमेरिका जो है वे धूमधाम से मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, पूरे विश्व को बता रहे हैं इंक्लूडिंग चीन कि हम लोग साथ है, हम लोगों को कोई दबा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। और भारत जैसे देश के लिए ये डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन महत्वपूर्ण साबित क्यों होता है इतना, क्योंकि भारत की सीमाएं हमें मालूम है कि दोनों ही हमारे जो पड़ोसी है, दोनों बड़े पड़ोसी, वे दोनों ही पड़ोसी दुश्मन है, झगड़ाखोर है या अनएथिकल कह लीजिए, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसे वातावरण में भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा कि भारत और यूएस के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन बढ़े। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक स्फीयर की। जैसे मैंने बताया कि जो डिफेंस में आज इंडिया और यूएस का स्टैंड है, इंडिया और यूएस संबंध का, अगर वो इकोनॉमी में हो तो भारत का अर्थतंत्र पूरा जो है वो मॉडर्नाइज हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, प्रॉस्पर हो जाएगा। क्योंकि जो सक्षमता है आज भारत और यूएस के संबंध में कि आर्थिक रूप से इसे एक्सप्लोर कर सके, वो पूर्णतः हम लोग उपयोग नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज इट टू द फुलेस्ट। फिर भी पिछले 2 दशक में हमें थोड़े फायदे दिखाई दिए हैं, इन संबंधों में थोड़े सुधार भी दिखाई दिए हैं, जिसको हम लोग कुछ आंकड़ों के तहत सिद्ध कर सकते हैं। अगर 2001 का ट्रेड देखें दोनों देशों के बीच में, तो वो ट्रेड था $20 बिलियन का, और अगर 2019 में यही ट्रेड देखें तो वो बढ़ के हो गया $146 बिलियन। तो ये आंकड़े सिद्ध करते हैं कि भारत और यूएस के बीच में जो आर्थिक सहयोग था वो भी अच्छी तरह से बढ़ा है, मगर फिर भी इसमें अभी भी पोटेंशियल्स है जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, जिसको हमें आगे जाके एक्सप्लोर करना है। आज भारतीय एक्सपोर्ट की 16% एक्सपोर्ट्स जो है, यानी कि निर्यात, 16% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स आर डेस्टिन्ड टू अमेरिका। प्लस भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर विश्व में आज अमेरिका है। इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यूएस है, और यूएस का सबसे बड़ा 12वां पार्टनर भारत है, जो कि यूएस के साथ डील करता है एक्सपोर्ट में या इंपोर्ट में किसी भी तरह, ठीक है। तो ये परिस्थिति है, इसमें अधिक सुधार हो सकते हैं, मगर पिछले 2-2.5 दशकों में इसमें वृद्धि हुई है, उस बात को हम लोग मना नहीं कर सकते, उस बात को हमें मानना होगा। अगर उसके बाद की बात करें तो एनर्जी के लिए एक स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच में लागू हुई है। स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप जो इन देशों के बीच में ऊर्जा सहयोग में अच्छी साबित हो सकती है, सक्षम साबित हो सकती है, और इसके तहत भारत और यूएस के बीच में कई सारे ऐसी समझौतियों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं जो हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण, हमारे लिए थोड़ा फायदेमंद साबित हो सकती है, हमारे पूरे अर्थतंत्र के लिए। और इस समझौते पर हस्ताक्षर हमने 2018 में किए थे, और आज अगर 2019 की बात करें तो अगर यूएस का जो कोयला, यूएस का कोयला, उसकी सबसे ज्यादा खरीदी भारत कर रहा है, सबसे ज्यादा खरीदी भारत। फिर अगर यूएस क्रूड की बात आए, यूएस क्रूड, तो वी आर 4th लार्जेस्ट परचेसर। अगर यूएस नेचुरल गैस की बात की जाए देन वी आर 7th लार्जेस्ट टू परचेज द नेचुरल गैस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि यूएस। तो ये एक बहुत ही इस क्षेत्र में अच्छा खासा सहयोग है। हालांकि यहाँ पोटेंशियल है, जैसे मैंने बताया, कोई भी क्षेत्र परिपूर्ण नहीं हुआ है, मगर अभी भी अधूरा है, इसमें सब में
अभी भी पोटेंशियल बाकी है जिसको हम लोग आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं, फर्दर उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसके फ्रूटफुल जो रिजल्ट्स है वो भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉट अ सिंगल सेक्टर इज फुली एक्सप्लोर्ड, ये में ध्यान में रखना है। प्रत्येक सेक्टर में आगे अभी भी काम करने की गुंजाइश है, एक्सप्लोर करने की गुंजाइश है। मगर हम लोग जो आज दिन तक पहुंचे हैं उस दिन तक की बात की जाए तो सारे क्षेत्र में हमने जो है भारत और यूएस ने बहुत ही अच्छा तालमेल साधा है, बहुत ही अच्छा सहयोग साधा है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है और भविष्य के लिए भी एक अच्छी साबित हो सकती है। हमें ऐसे झगड़ाखोर पड़ोसियों से बचाने के लिए भी अच्छी साबित हो सकती है, हमारे अर्थतंत्र में तेजी लाने के लिए भी साबित हो सकती है, हमारे जो है भारतीय अर्थतंत्र में वृद्धि लाने के लिए भी साबित हो सकती है। प्लस आज का जो हॉट फेवरेट है विषय महामारी या हेल्थ सेक्टर, उसमें भी ये सहयोग जो है वो दोनों देशों को फायदेमंद साबित हो सकता है। और अगर इस 5वें परिमाण की बात करें यहाँ, जिसे हेल्थ और बायोमेडिसिन कहते हैं, तो हमें मालूम है कि इस पेंडेमिक ने पूरे मानव जात की जो कार्यशैली थी उसे बदल कर रख दिया है। ठीक है, तो ऐसे में यह जो हेल्थ एंड बायोमेडिसिन है वो अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण साबित हो जाता है अपने आप ही। और उसी के तहत बात करें तो पेंडेमिक मैनेजमेंट में भारत और यूएस ने सहयोग साधा है। भारत और यूएस दोनों साथ मिलकर यह महामारी को खत्म करने की, महामारी के प्रभाव को कम करने की बात कर रहे हैं। और इसमें अमेरिका ने भारत को बहुत ही सहयोग दिया है, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। असिस्टेंस इन पेंडेमिक मैनेजमेंट साथ ही में जो अमेरिका का सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन है, यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जिसे सीडीसी कहता है इन शॉर्ट फॉर्म, तो इसने भी हमें सहयोग दिया है। ऐसे हजारों भारतीय है जो कि सीडीसी में से अपनी पढ़ाई खत्म कर कर बाहर निकले हैं, तो आज ये लोग ही भारत में एज ए फ्रंट रनर इस वायरस को टैकल करने के लिए काम कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। फेलो ऑफ सीडीसी, फ्रंट रनर इन पेंडेमिक मैनेजमेंट। तो ये भी अपना आप एक बड़ी बात है। प्लस अमेरिकन कंपनी और भारतीय कंपनी दोनों ही साथ में काम कर रही है। अमेरिका की कंपनियों ने हमें ये आश्वासन दिया है कि हम लोग साथ में मिलकर नई वैक्सीन को डेवलप करने का प्रयास करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, तो ये भी अपना आप में एक बड़ी बात है, अच्छी बात है। और उसके आगे भी सिक्योर मेडिकल सप्लाई चेन वो प्रस्तावित करने के लिए भी दोनों देशों के बीच में समझौती हो चुकी है, जो भी अपने आप में एक अच्छी बात है। सिक्योर मेडिकल सप्लाई चेन ये भी प्रस्तापित होगी इस क्षेत्र के तहत दोनों देशों के बीच में। तो कुल मिलाकर, जैसे यह राइटर ने कहा, कोई ऐसा अस्पर्श क्षेत्र नहीं है कि जहां भारत और यूएस के बीच में सहयोग ना हो, जिसके कुछ उदाहरण हमने यहाँ लिए हैं और इसको हमने 5 मोटे मोटे भागों में विभाजित कर कर समझने का प्रयास किया। और जैसे मैंने आपको बताया कि आज ये जो पूरा वर्क था, ये पूरा का पूरा वर्क राइटर का था। यहाँ हमने एक भी ऐसा पहलू, एक भी ऐसा बिंदु हमारा संशोधित यहाँ जोड़ा नहीं है। पूरा का पूरा हमने यह लेख ही देखा, लेख को ही फर्दर एनालाइज किया। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि ये हमारी मुख्य परीक्षा की ज़रूरतों को और प्रिलिमिनरी परीक्षा की ज़रूरतों को दोनों को पूरा करने के लिए ये लेख सक्षम है, जिसको हमने थरली देखने का प्रयास किया। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे, अगले एडिटोरियल के साथ, अगले रिसर्च के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माइंड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।